Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. Today we are going to discuss chapter 10 Integrated Pest Management from the book Fundamentals of Agriculture Arun Katan Volume 2. And today this is the part second of this video lecture, and in this part we are going to discuss about the mechanical and physical measures to control the insect pest. In the earlier part of the video lecture, we have already covered about the cultural practices to control the pest, and now we are going to discuss mechanical methods. So let's start. Before starting the video, I have question for you from the previous part of this chapter which we have already covered. But if you have not watched that video, so you can visit to the channel playlist and watch it. And the question is, by applying less irrigation in chickpea, one can control gram pod borer. Which of the compound is present in it to control the insect attack? Question is saying that कि chickpea जो होता है उसमें अगर हम कम इरिगेशन अप्लाई करते हैं तो कम इरिगेशन अप्लाई करने से हम ग्राम पॉट बोरर नाम के इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. अब इसका रीज़न क्या है? चिकपी यानी जो हमारे चने होते हैं, चने का जो फसल है वो चिकपी, उसमें ऐसा कौन सा कंपाउंड पाया जाता है जो इंसेक्ट के अटैक को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एंड यू हैव ऑप्शंस HCN, that is hydrogen cyanide, B, presence of malic acid in the leaves, C, high sucrose content in the leaves, D, all the above. So if you know the right answer, then you can comment it, and it is very important question. If you had watched the part 1 of this chapter, then it is easy for you to answer this question. Discuss in detail about the mechanical and physical measures to control the insect pest. In the earlier part, we have already covered the cultural practices. In cultural practices, what we have studied, cultural practices जो होती हैं उसमें हम कुछ cultural practices को modify करके adjust करके insect को control करते थे. Like हम resistant varieties use कर रहे थे, and after that we are doing irrigation, water management, fertilizer management करते थे. सो इन सारी कल्चरल प्रैक्टिस का यूज़ हम करते थे टू कंट्रोल द इंसेक्ट पेस्ट. इंसेक्ट पेस्ट की जो लाइफ स्टेजेस थी, उनकी जो ब्रीडिंग एक्टिविटी थी, उनको हम कंट्रोल करते थे, उनको रिस्ट्रिक्ट करके हम उनकी पॉपुलेशंस को कंट्रोल करते थे. बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मैकेनिकल मेथड्स. मैकेनिकल मेथड्स में हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे डिवाइस, इक्विपमेंट्स या फिर मैकेनिकली उनका इंसेक्ट पेस्ट की जो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर वी कैन यूज़ सम लेबर्स विद द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट्स टू डिस्ट्रॉय द हार्मफुल स्टेजेस ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट. ठीक है, तो ये मेथड जो होता है कंपैरेटिवली क्विक मेथड होता है, मोस्ट पॉपुलर मेथड होता है, बट इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड एज कम्पेयर टू cultural method on cultural practices. So here we have to discuss lots of method, starting with the first one, that is the destroying आफ्टर हैंड पिकिंग. ये जो मेथड होता है इसमें हम क्या करते हैं, इंसेक्ट की जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, यू ऑल नो, जो इंसेक्ट होती हैं उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है. मेटामॉर्फोसिस भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक में 3 स्टेजेस होती हैं और एक में 4 स्टेजेस होती हैं. 3 स्टेजेस में हमारे एग, निम्फ एंड अडल्ट होते हैं, और 4 स्टेजेस में हमारा एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट होता है. तो जो हार्मफुल स्टेजेस होती हैं वो यहाँ पे होती है निम्फ, और यहाँ पे होता है लार्वा. इन समटाइम्स कुछ केस में अडल्ट भी होता है. तो इन स्टेजेस को हमें ख़त्म करना होता है बाय हैंड पिकिंग. तो ये जो मेथड होता है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल अप टू स्मॉल एरियाज़. ये लार्ज एरियाज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ स्मॉल एरियाज़ के लिए ही एप्लीकेबल होता है. अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से इंसेक्ट में हम हैंड पिकिंग पॉसिबल हो सकती है. तो ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, सुटेबल फॉर कंट्रोलिंग अडल्ट्स एंड एग स्टेजेस. तो ये एग और अडल्ट स्टेजेस को कंट्रोल कर सकता है इन केस ऑफ लेमन बटरफ्लाई. अब लेमन बटरफ्लाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मफुल पेस्ट होता है हमारे सिट्रस क्रॉप्स का. जितने भी हमारे सिट्रस क्रॉप्स होते हैं, लाइक लेमन हो गया, सिट्रस जितने भी ऑरेंजेस हो गए, इन सब में हमारी जो इंसेक्ट लगता है दैट इज़ लेमन बटरफ्लाई. लेमन बटरफ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ पैपिलियोडिमोलियस. तो ये जो इंसेक्ट होता है लेमन बटरफ्लाई, इसकी जो एग लेइंग होती है वो कहाँ पे होती है, जो लीव्स का अंडर साइड होता है, जो पीछे वाला साइड होता है, वहाँ पे इसकी एग लेइंग होती है. स्मॉल स्फेरिकल शेप के एग्स होते हैं, येलोइश ग्रीन कलर के, यू कैन सी इन दिस फिगर.
सो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनकी हम लीव्स को प्लग कर सकते हैं ताकि ये जो एग होता है वो हम क्लस्टर में एक लार्ज अमाउंट में हम इनके एग्स को रिमूव कर दें बाय प्लकिंग इट्स लीव्स। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज़ द ग्रब ऑफ मस्टर्ड सॉफ्लाई। मस्टर्ड सॉफ्लाई के जो ग्रब्स होते हैं, ग्रब्स जो होता है वो एक लार्वा होता है, लार्वल स्टेज को बोला जाता है ग्रब, ठीक है। तो मस्टर्ड सॉफ्लाई का जो ग्रब होता है यानी जो लार्वा होता है उसको भी अगेन हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय दिस हैंड पिकिंग मेथड। एंड द लास्ट वन इज़, तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है दैट इज़ एपिलचना स्पीशीज़। तो एपिलचना स्पीशीज़ जो होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एपिलचना स्पीशीज़ में जनरली जो होते हैं कि बीटल्स होते हैं, ठीक है। हमारा जो एपिलचना इंसेक्ट लगता है ये लगता है हमारी ब्रिंजल में, बैगन की जो फसल होती है ब्रिंजल क्रॉप में एपिलचना बीटल जो होता है वो अटैक करता है। और इसमें क्या होता है कि जो इंसेक्ट होता है इसको कॉमनली हम जो कॉमन नेम होता है इट इज़ नोन एज हड्डा बीटल, इसका कॉमन नेम होता है हड्डा बीटल। इसको कंट्रोल करने के लिए भी अगेन हम हैंड पिकिंग कर सकते हैं। इसके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं एपिलचना बीटल की, उनको हम क्या करते हैं हैंड पिकिंग के ज़रिए हम उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन दिस मेथड इज़ ओनली एप्लीकेबल अप टू स्मॉल एरियाज। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा यूज़ ऑफ नेट और स्क्रीन और बैरियर। ये कंपैरेटिवली लार्ज एरिया में हम यूज़ कर सकते हैं। यू हैव सीन नर्सरीज, जो नर्सरीज होती हैं वहाँ पे ग्रीन कलर की एक नेट लगी होती है। वो नेट जो होती है बेसिकली वो क्या रोल प्ले करती है, दैट नेट इज़ मेनली यूज टू कंट्रोल द वायरल डिसीजेज। जो प्लांट्स होते हैं हमारे प्लांट्स में बहुत सारी डिसीजेज होती हैं जो वायरस के थ्रू लगती हैं। एंड यू ऑल नो जो वायरस डिसीजेज होती हैं, वायरस डिसीजेस को स्प्रेड करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए जो एजेंसी यूज़ होती है, वी कैन से वैक्टर जिनको बोलते हैं हम, वो वैक्टर जनरली हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, दे आर इंसेक्ट्स। तो अगर हमने इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर लिया सही टाइम पे तो वी कैन ऑटोमेटिकली कंट्रोल द वायरल डिसीजेज ऑल्सो। तो जो नेट्स हम लगाते हैं पॉली हाउस में, तो नेट्स का जो रोल होता है वो यही होता है कि वो इंसेक्ट के स्प्रेड को, जो वायरल डिसीज़ का स्प्रेड होता है इंसेक्ट के द्वारा उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ये हम यूज़ करते हैं जनरली टोमेटो और चिली नर्सरीज में टू प्रोटेक्ट द वायरल डिसीजेज। और वायरल डिसीज़ जो होती हैं टोमेटो और चिली के केस में जो वायरस इन्फेक्शन होता है उसको ट्रांसमिट करने के लिए जो इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो हम बोल सकते हैं वैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम होता है बिमीसिया टबैकी। और उसका कॉमन नाम क्या है, बिमीसिया टबैकीज़ वाइट फ्लाई, इसका कॉमन नाम होता है वाइट फ्लाई। तो वाइट फ्लाई जो होती है वो टोमेटो में, चिली में वायरस डिसीज़ किया, जैसे हम बोलते हैं मोज़ैक डिसीज़ जो होती है, मोज़ैक एक वायरस डिसीज़ का ही नाम है। तो इस डिसीज़ को फैलाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ वाइट फ्लाई। अगर हमने नेट लगा के बिमीसिया टबैकी यानी वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर लिया तो अल्टीमेटली हम वायरस इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने से भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्क्रीन या फिर नेट का तो हमने पढ़ लिया। एक बैरियर का अगर हम बात करें, बैरियर का मतलब होता है एक रुकावट सी लेकर आना, यानी जो इंसेक्ट का स्प्रेड होगा उसमें एक रुकावट, एक बैरियर क्रिएट करना। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इन द कैटेगरी ऑफ बैरियर इज अनार बटरफ्लाई। आप फिगर में देख सकते हैं जो अनार बटरफ्लाई होती है उससे पोमीग्रेनेट यानी अनार को अनार बटरफ्लाई से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फील्ड में जो अनार होता है उसकी फ्रूट को जब से फ्रूटिंग प्रॉपर होने लगती है उसमें हम बटर पेपर की कवरिंग कर देते हैं। तो बटर पेपर का कवर करने का मेन टारगेट, हमारा जो मेन एम रहता है वो ये रहता है कि जो अनार बटरफ्लाई हमारा इंसेक्ट है उसकी जो लार्वा स्टेजेस होती हैं जनरली जिसमें लार्वा प्रोड्यूस होता है, इस लार्वे यही लार्वा जो होता है मेन डैमेजिंग स्टेज होती है लार्वा। तो लार्वा का जो डैमेज होता है वो अनार में ना हो उसके लिए बैरियर क्रिएट कर देते हैं बाय यूजिंग दिस बटर पेपर। तो आप देख सकते हैं फिगर में अनार को हम किस तरह से बटर पेपर से रैप कर देते हैं प्रॉपरली टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द अनार बटरफ्लाई। ठीक है, अनार बटरफ्लाई के अटैक से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कर देते हैं। अदरवाइज अगर हम प्रॉपर रैपिंग नहीं करेंगे तो अनार बटरफ्लाई क्या करेगा, उसमें पंक्चर्स या फिर उसमें होल बना देगा, उसके अंदर बोर कर जाएगा और सीड्स को भी अंदर जो उसके पोमीग्रेनेट का जो फ्रूट का जो एडिबल पोर्शन होता है, एरल जिसको हम बोलते हैं, एडिबल पार्ट ऑफ पोमीग्रेनेट जो होता है एरल, उसको भी एकदम डिस्ट्रॉय कर देगा। तो दैट इज़ वाई हम यहाँ पे बटर पेपर की रैपिंग करते हैं टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनार बटरफ्लाई। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि अनार फ्रूट जो होता है हमारा पोमीग्रेनेट में हम जो बटर पेपर की रैपिंग करते हैं वो किस इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, दैट आंसर इज अनार बटरफ्लाई।
आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ऑरेंज, यानी अगेन सिट्रस से एग्जाम्पल है हमारा। ऑरेंज फ्रूट को जनरली हम बैम्बू बास्केट से रैप करते हैं। अब बैम्बू बास्केट से रैप करने का यहाँ पे एक हमारा जो एम है दैट इज़ टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द फ्रूट सकिंग मॉथ। तो ऑरेंज में होता क्या है कि फ्रूट सकिंग मॉथ के जो अटैक होता है उससे फ्रूट जो होता है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी यूज़ बैम्बू बास्केट। एंड द नेक्स्ट क्रॉप इज़ कोकोनट। कोकोनट में भी हमारे क्या होता है, अगर हम बात करें पेस्ट की, तो कोकोनट में मंकी का अटैक होता है। मंकी के अटैक को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कोकोनट प्लांट होते हैं उसके आसपास थॉर्नी प्लांट को क्या करते हैं, प्लांट कर देते हैं। थॉर्नी प्लांट्स मतलब जिसमें थोड़े से कांटे लगे हों, उनको हम ऐसे ही प्लांट कर देते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज कोकोनट के आसपास अगर थॉर्नी प्लांट्स लगे होंगे तो मंकी का अटैक वहाँ पे कंपैरेटिवली कम होता है। अब हम बात करें पेस्ट की, तो आप ये मत सोचें कि पेस्ट में हमारा जो मंकी है वो नहीं आएगा, बिकॉज पेस्ट की अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो पेस्ट की जो परिभाषा होती है वो यही कहती है कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एनी लिविंग एंटाइटी, कोई भी ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग एंटाइटी जो भी हमारे क्रॉप को इकोनॉमिक लॉस या इकोनॉमिक डैमेज कॉज करती है, दैट इज़ अवर पेस्ट। तो पेस्ट का मतलब यहाँ पे सिर्फ इंसेक्ट से नहीं है, सिर्फ डिसीज से नहीं है। पेस्ट एक बहुत ब्रॉड टर्म है और इसके अंदर हमारी सारी चीज़ आएंगी। हमारे इंसेक्ट्स भी इसमें आ सकते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स भी प्लांट्स को डैमेज करते हैं। डिसीजेज आ सकती हैं, डिसीज भी प्लांट्स को डैमेज करिए। हमारे जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो भी हमारे लिए पेस्ट होते हैं। और एनिमल्स भी, जैसे फॉर एग्जांपल मंकी भी अगर हमारे क्रॉप को डैमेज कर रहा है तो इन दैट केस मंकीज ऑल्सो आर पेस्ट। तो कोकोनट में मंकी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम थॉर्नी बुशेस को आसपास क्या करते हैं, प्लांट कर देते हैं। तो ये जो हमारा मेथड था दैट इज़ द यूज़ ऑफ नेट, स्क्रीन और बैरियर्स। तो बैरियर्स, ये जो थॉर्नी प्लांट्स हमने लगाए ना कोकोनट के आसपास, ये एक तरह का बैरियर है। ओके, अब आगे चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ, जो हमारा मैकेनिकल मेथड है दैट इज़ टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर को रेगुलेट करके भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ, देखो, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाए या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए तो उस कंडीशंस में जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे। इनएक्टिव हो जाएंगे तो अपना प्रॉपर डैमेज कॉज नहीं करेंगे, उस एज सून एज पॉसिबल वो किल हो जाएंगे। तो जनरली हम प्रेफर करते हैं हाई टेम्परेचर को। अगर हम बात करें लो टेम्परेचर में तो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 15.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4.4 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी कम अगर टेम्परेचर चला जाता है तो इंसेक्ट इनएक्टिव हो जाएंगे। यही सेम अप्लाई होते हैं हमारा हाई टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हमारे जो पेस्ट होते हैं उनकी पॉपुलेशन कम होने लगती है। और दोनों को अगर हम बात करें हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की, तो हम जनरली हाई टेम्परेचर करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू लो टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं अपना पहला मेथड जो आता है यहाँ पे टेम्परेचर के में, दैट इज़ स्टीम स्टरलाइजेशन मेथड। ये मेथड जनरली हम ग्लास हाउस में यूज़ करते हैं। तो ग्लास हाउस में क्या होता है, हम स्टीम जनरेट करते हैं, स्टीम के थ्रू सब चीज़ को स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज का मतलब ही होता है जितने भी हार्मफुल पेस्ट हैं उनको किल करना। तो जो स्टीम स्टरलाइजेशन मेथड होता है, जब हम ग्रीन हाउस में अप्लाई करते हैं तो जनरली जो हमारे सॉइल इंसेक्ट्स होते हैं या सॉइल में जो पाए जाने वाले पेस्ट होते हैं, लाइक सॉइल में बहुत सारे इंसेक्ट की स्टेजेस हो सकती हैं। लाइक जो सॉइल होती है उसमें इंसेक्ट के एग्स पड़े हो सकते हैं या कुछ प्यूपा जो होता है इंसेक्ट के प्यूपा वो पाए जा सकते हैं। या फिर अगर बात करें डिसीज़ की, तो डिसीज़ के बहुत सारे स्पोर्स मौजूद हो सकते हैं। नीमाटोड तो बेसिकली हमारे सॉइल में ही पाया जाता है। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए, तो ओवरऑल जो सॉइल पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम स्टीम स्टरलाइजेशन का यूज़ करते हैं। इसके बाद एक हमारा कॉटन जो होती है, कॉटन में हमारा एक बहुत हार्मफुल पेस्ट जो है दैट इज़ कॉटन पिंक बॉलवर्म। ठीक है, तो कॉटन बॉलवर्म में जो पिंक बॉलवर्म है, पिंक बॉलवर्म, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस पेस्ट होता है कॉटन का। तो इसके लिए, इस इंसेक्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ सामन कॉटन सीड हीटर। तो ये हम मेथड यूज़ करते हैं सामन कॉटन सीड हीटर, जो क्या करता है, हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, कॉटन की सीड्स को लेकर आते हैं, उनको हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं। हाई टेम्परेचर अगर हम बात करें तो हाई टेम्परेचर का अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 125 से 135 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम यूज़ कर सकते हैं। सेल्सियस में अगर हम बात करें तो 50 यानी 51.6 से लेकर 60 अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं। फॉर हाउ मच टाइम, अबाउट 3 to 7 मिनट्स, यानी 3 से 7 मिनट के लिए हम इतने हाई टेम्परेचर पे कॉटन की सीड्स को ट्रीट करते हैं।
तो होता क्या है, हाई टेम्परेचर के कारण जो इंसेक्ट होती हैं, इंसेक्ट के जो एग स्टेजेस होती है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, स्पेशली दिस इंसेक्ट। और इसका साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंक बॉलवर्म का साइंटिफिक नेम लिखा है, दैट इज़ पिक्टिनोफोरा गॉसिपियला। ये और कोई नहीं, ये हमारा पिंक बॉलवर्म का ही साइंटिफिक नेम है। इसके आगे यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स दे रखे हैं कि हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलें, तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर दैट कन्वर्जन, यू कैन नोट डाउन। बट जो मेन चीज़ थी यहाँ पे टेम्परेचर को किस तरह से रेगुलेट करके हम इंसेक्ट को कंट्रोल करेंगे, दैट इज़ एक तो हम यहाँ पे हमने इसके लिए वो कॉटन के लिए पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, दैट इज़ बल्ब्स। जो बल्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, बल्ब्स बेसिकली हम जो हमारे हॉर्टिकल्चर प्लांट्स होते हैं, बेसिकली ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, जैसे ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस एक फ्लावरिंग क्रॉप है, इसको हम जनरली प्रोपगेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ बल्ब्स। अब बल्ब्स को जो हम यूज़ करेंगे तो बल्ब्स में भी अगेन हम ट्रीटमेंट देते हैं ताकि बल्ब्स के अंदर जो भी मौजूद होते हैं हमारे पेस्ट, उनको किल करने के लिए। अगेन यहाँ पे हम हॉट वाटर बाथ ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है कि बल्ब्स में जो भी निमेटोड्स होते हैं, माइट होते हैं, वो किल हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा आता है ब्लो लैम्प। लैम्प जलाने से भी हमारे क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट्स कंट्रोल हम कर सकते हैं, लाइक वूली एफिड्स। ठीक है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज जब हम लैम्प यूज़ करते हैं तो लैम्प जब भी जलता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, हीट की वजह से जो भी हमारी क्रॉप्स होती हैं वहाँ पे, या फिर जो भी हमारा एफिड है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, उसमें मॉइस्चर होता है, नमी होगी। लेकिन लाइट लैम्प जलने से क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। हाई टेम्परेचर की वजह से सारा का सारा मॉइस्चर जो है लॉस हो जाएगा। मॉइस्चर लॉस हो जाएगा तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, एकदम ड्राई हो जाएगी। और ड्राई कंडीशन का मतलब ही है हम किसी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक एज सच उसको रख सकते हैं। यानी अगर मॉइस्चर कम होगा तो शेल्फ लाइफ क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी, यानी उसको लंबे टाइम तक हम अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वूली एफिड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें हीट ट्रीटमेंट में, तो एक हमारा आता है सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग का मतलब होता है बहुत हाई टेम्परेचर, यानी अबव 50 डिग्री, 50 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पे जब हम ट्रीट करते हैं और बहुत देर के लिए मतलब कि हमारा इतने समय के लिए 10 to 12 आवर्स, बहुत लंबा टाइम होता है। तो हाई टेम्परेचर पे बहुत लंबे टाइम के लिए जब हम ट्रीट करते हैं, दैट इज़, उस प्रोसेस को नाम दिया है सुपर हीटिंग। यानी हीटिंग तो हो रही है लेकिन सुपर है, सुपर का मतलब है टाइम बहुत लंबा है। तो जब बहुत लंबे टाइम के लिए हम बहुत हाई टेम्परेचर पे किसी चीज़ को हीट करते हैं तो अगेन इस कंडीशन में भी हमारे जो पेस्ट होते हैं वो किल हो ही जाते हैं। और सुपर हीटिंग वाला जो मेथड होता है जनरली हम यूज़ करते हैं अपने गोडाउंस में, जहाँ पे हम अपने जो गोडाउंस होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, जहाँ पे हम अपना रिजर्व मटेरियल जो भी हमारा फूड होता है, एक्सेस फूड को स्टोर करते हैं, वहाँ पे हम ये ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। करते क्या है, जब गोडाउन खाली होता है, एकदम खाली गोडाउन में हम सुपर हीटिंग का मेथड यूज़ करते हैं। और जनरली इससे क्या होता है, जो हाइबरनेटिंग पेस्ट होते हैं, हाइबरनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो पेस्ट थोड़े टाइम के लिए अपने आप को इनएक्टिव कर लेते हैं। हाइबरनेटिंग स्टेज जो होती है एक तरह की इनएक्टिव स्टेज होती है। जो पेस्ट होते हैं, कुछ ऐसी स्टेज आती है पेस्ट की लाइफ में जब वो इंसेक्ट की लाइफ में जब ऐसी स्टेज आती है जब इंसेक्ट पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाता है। एक स्टेज होती है जब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, एक्टिव जब होगा तो डैमेज करेगा, लेकिन एक स्टेज आती है वो इनएक्टिव हो जाएगा, उसको बोलते हैं हाइबरनेटिंग स्टेज। तो इन हाइबरनेटिंग स्टेजेस को, जैसे फॉर एग्जांपल प्यूपा, इंसेक्ट में अगर प्यूपा बनता है तो प्यूपा को डैमेज कॉज नहीं करता, एक तरह से बोल सकते हैं वो हाइबरनेटिंग स्टेज है। तो इसको किल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम सुपर हीटिंग मैथड का यूज़ करते हैं इन एम्प्टी गोडाउन्स। नाउ वी कम ऑन फोर्थ मेथड। जो फोर्थ मेथड है इंसेक्ट कंट्रोल करने का, दैट इज़ द यूज़ ऑफ मैकेनिकल ट्रैप्स। हम क्या करते हैं, मैकेनिकल ट्रैप्स का यूज़ करेंगे। अर्लियर जब हम कल्चरल मेथड पढ़ रहे थे तो कल्चरल मेथड में हमने पढ़ा था ट्रैप क्रॉप्स। याद रखना, हमने कल्चरल मेथड में पढ़ा है ट्रैप क्रॉप्स के बारे में। जब हम किसी क्रॉप का इस्तेमाल करेंगे इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, एंड दैट क्रॉप इज़ यूज एज अ ट्रैप क्रॉप, यानी जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये मेथड जो होगा ट्रैप क्रॉप का, ये हमारा कल्चरल मेथड बनता है। बहुत बार क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि जो ट्रैप क्रॉप हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, ये मेथड किस कैटेगरी के अंदर आएगा, यानी कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर आएगा, या मैकेनिकल मेथड के अंदर आएगा, या बायोलॉजिकल मेथड के अंदर आता है। तो ये वाला जो मेथड है ट्रैप क्रॉप यूज़ करने का, ये हमारा
एग्रीकल्चरल मेथड के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें मैकेनिकल या फिजिकल, तो अगेन यहाँ पे हम कुछ ऐसा डिवाइस लेकर आएंगे जो इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। और मैकेनिकल ट्रैप्स में हमारे पास होता है, सबसे पहले हमको पढ़ना है लाइट ट्रैप्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट व्हाट आर लाइट ट्रैप्स। तो लाइट ट्रैप्स होते क्या हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। तो लाइट ट्रैप्स क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारे नॉकटर्नल पेस्ट होते हैं, कैसे पेस्ट होते हैं, नॉकटर्नल। नॉकटर्नल का अर्थ होता है जो नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं, यानी रात के समय में जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ऐसे इंसेक्ट जो रात को एक्टिव होते हैं दे आर नोन एज नॉकटर्नल पेस्ट। और प्लस इनके अंदर एक और कैरेक्टर होना चाहिए कि ये लाइट की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट करें, यानी इस वाले फीचर को बोलेंगे फोटोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक का मतलब होता है अट्रैक्ट टुवर्ड्स लाइट। लाइट रोशनी के, जहाँ पे रोशनी है वहाँ पे अपनी तरह आपको अट्रैक्ट करना है। यानी ऐसे इंसेक्ट जो रात में एक्टिव होंगे, नॉकटर्नल होंगे, प्लस जहाँ पे उनको लाइट दिखेगी वो उसी की तरफ खींच चले जाएंगे, यानी फोटोट्रॉफिक होंगे, लाइट लविंग होंगे। तो ऐसे इंसेक्ट को हम इजीली लाइट ट्रैप की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखा गया है कि जो लाइट होती है वो कौन सी क्वालिटी की या कौन से कलर की लाइट होनी चाहिए। तो जनरली देखा गया है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं हमारे, उनको 2 कलर की लाइट बहुत ज़्यादा पसंद होती है, ब्लू कलर की लाइट और दूसरी है हमारी यूवी लाइट। क्योंकि इंसेक्ट की जो आईज़ होती हैं वो इस तरह से डिज़ाइन होती हैं कि वो विजिबल रीजन जो होता है हमारे स्पेक्ट्रम का जो विजिबल रीजन होता है वो उनको दिखता है, और जो यूवी लाइट वाला रीजन है वो भी उनको ईजिली क्लियरली विजिबल रहता है। तो जनरली इंसेक्ट को हम इन 2 लाइट के सहारे से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब भी हम लाइट ट्रैप का यूज़ करते हैं तो हम लाइट जो यूज़ करेंगे वो या तो ब्लू कलर की होती है या फिर यूवी लाइट्स होती हैं फॉर कंट्रोलिंग इंसेक्ट। अब कौन कौन से इंसेक्ट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था नॉकटर्नल होने चाहिए और फोटोट्रॉपिक होने चाहिए। तो एग्जांपल आता है यहाँ पे वाइट क्रब, बहुत फेमस पेस्ट है वाइट क्रब, जो कि कॉटन में हमारी लगता है, हमारी ग्राउंड नट में लगता है वाइट क्रब। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा एग्रोटिस, राइस स्टेम बोरर, लीफ हॉपर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखना है। इनका लिए हम यूज़ करेंगे लाइट ट्रैप्स। ओके, लाइट ट्रैप्स जो होते हैं जनरली हम जब फील्ड में इंस्टॉल करते हैं तो देखते क्या है कि जो हमारा फील्ड है और फील्ड में हमारी जो क्रॉप लगी है उस क्रॉप की हाइट से 60 सेंटीमीटर अबव, यानी जो ग्राउंड है और जो हमारी क्रॉप है, क्रॉप की हाइट से 60 सेंटीमीटर अबव की डिस्टेंस पे, इतनी हाइट पे हम क्या करेंगे, लाइट ट्रैप्स को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और लाइट में जनरली जो हम लाइट यूज़ करेंगे वो कौन सी होनी चाहिए, या तो ब्लू कलर की लाइट होगी या फिर वो यूवी लाइट्स होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, दैट इज़ द ब्लू क्लोथ। जो नीले रंग के कपड़ा होता है उसको हम अगर यूज़ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, टू कंट्रोल पॉलीफेगस पेस्ट। पॉलीफेगस का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली माने होता है मैनी, और फैगस मीन्स रिलेटेड टू फीड, ये फूड, खाना। तो ऐसे इंसेक्ट्स जो बहुत डिफरेंट टाइप्स की फूड को खाते हैं, ठीक है, उनके होस्ट अलग अलग हो सकते हैं। इनके जो होस्ट होते हैं ना जिन पे वो खाना अपना खाते हैं, इनके अलग अलग होस्ट होंगे और अलग अलग होस्ट पे रह के अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को खाते हैं। तो इस तरह के इंसेक्ट्स हमारे कहलाएंगे पॉलीफेगस पेस्ट। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे है टोबैको कैटरपिलर। इसका साइंटिफिक नेम होता है स्पोडोप्टेरा लिटूरा। ध्यान रखना है, ब्लू क्लॉथ का यूज़ करके हम पॉलीफेगस पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जांपल है टोबैको कैटरपिलर, साइंटिफिक नेम इज स्पोडोप्टेरा लिटूरा। इसके अलावा यहाँ पे हम ट्रैप्स यूज़ करते हैं जैसे फेरोमोन ट्रैप्स। फेरोमोन ट्रैप्स क्या होते हैं, तो फेरोमोन ट्रैप्स बेसिकली क्या होते हैं, सबसे पहले हम फेरोमोन का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। तो फेरोमोन क्या होता है, फेरोमोन बेसिकली कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं। फेरोमोन्स क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली ये हेल्प करते हैं, केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं, यानी इंसेक्ट को जो भी कुछ होता है उनके सराउंडिंग में उससे रिलेटेड सिग्नल्स को सेंड करने का काम करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो इंसेक्ट है, सपोज उनको क्या करना है, मीटिंग करनी होती है। इंसेक्ट की जो मीटिंग होती है उसके लिए भी फेरोमोन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज मेल और फीमेल्स हैं, उनको मीटिंग के लिए जो केमिकल सिग्नल्स भेजा जाएगा दैट इज़ फेरोमोन। ओके, सपोज कोई इंसेक्ट फूड की सर्च में जा रहा है, खाने की तलाश में जा रहा है, उसको आसपास खाना मिल गया, तो इसका जो सिग्नल होगा, केमिकल सिग्नल, वो किसके तौर पे होगा,
फिरमोन के तौर पे रिलीज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, वी कैन से फिरमोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, जो कि इंसेक्ट की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं का फिरमोन्स का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रैप हमने डेवलप करा है, फिरमोन ट्रैप। ये बेसिकली हम क्या करते हैं, फिरमोन ट्रैप का हम यूज़ करते हैं टू कन्फ्यूज़ मेल्स। इंसेक्ट का जो मेल होता है उसको कंफ्यूज कर देते हैं फॉर मीटिंग। मतलब कि हम जब फील्ड में फिरमोन ट्रैप्स लगाते हैं तो सारे के सारे जो मेल इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे फिरमोन ट्रैप की तरफ। मेल इंसेक्ट का ये थिंकिंग होगी कि वहाँ पे कोई फीमेल है, वो मीटिंग के लिए कॉल कर रही है, बट एक्चुअल में क्या होता है, वहाँ कोई फीमेल होती नहीं है। तो सारे मेल्स क्या करेंगे, फिरमोन ट्रैप की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड एट दैट टाइम दे डिडंट फाइंड एनी फीमेल, सो अल्टीमेटली वो वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे किल हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फिरमोन ट्रैप्स का। यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं, 2 एग्जांपल हैं यहाँ पे। सिस 9 ट्रांस 11 टेट्राडेकाडिनाइल एसीटेट, ये एक फिरमोन ट्रैप का कंपोजिशन है। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं स्पोडोप्टेरा लिटूरा, जो कि हमारा था टोबैको कैटरपिलर, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है, जो कि हमारा पॉलीफेगस पेस्ट भी होता है। तो स्पोडोप्टेरा लिटूरा को हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं फिरमोन ट्रैप से। दूसरा एक और इंसेक्ट है, दैट इज स्पोडोप्टेरा लिटोरैलिस। तो लिटूरा और लिटोरैलिस को दोनों को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा फिरमोन ट्रैप है, दैट इज़, यहाँ पे हमने 11 पढ़ा था, वहाँ पे सिर्फ 12 हो जाएगा, बाकी पूरा नाम चेंज नहीं होगा। सिस 9 वैसा का वैसा है, बस ट्रांस 12 हो गया, बाकी टेट्राडेकाडिनाइल एसीटेट सेम है। ये भी एक दूसरा फिरमोन ट्रैप है। पहला हमारा ये था, दूसरा हमारा ये है। ये जो दूसरा वाला फिरमोन ट्रैप है, इससे हम कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, अगेन स्पोडोप्टेरा लिटूरा, तो इसी से कंट्रोल होगा। लेकिन इसके अलावा दूसरा जो इंसेक्ट है, दैट इज़ एफिस्टिया इलूटेलो, ये भी एक इंसेक्ट होता है, इसको भी हम अगेन कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिरोमोन ट्रैप। तो ध्यान रखना है, फिरोमोन ट्रैप्स का मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो कैसे कर सकते हैं, जो मेनली यूज़ हो रहा है, दैट इज़ टू कन्फ्यूज़ द मेल इंसेक्ट फॉर मेटिंग। नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉलिंग इंसेक्ट। जितने भी क्रॉलिंग इंसेक्ट्स होते हैं जो रेंग के चलते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे, दैट इज़ बेंडिंग मटीरियल या फिर बेंडिंग टेक्निक। बेंडिंग टेक्निक में हम क्या होता है, प्लांट्स में जो प्लांट्स होते हैं, हमारे ट्रीज़ होते हैं, उनके जो ट्रंक होते हैं, उनका जो तन होता है, वहाँ पे हम एक बेंडिंग मटेरियल अप्लाई कर देंगे। ये जनरली हम यूज़ कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स में यूज़ करते हैं टेक्निक को। इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे स्टिकी बैंड्स, ठीक है। स्टिकी बैंड तो हम नॉर्मल फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो नॉर्मल फील्ड है वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टिकी बैंड्स में होता है कि एक थर्मोकॉल है, सपोज थर्मोकॉल हो गया या कोई पेपर हो गया, उस पेपर पे हमने कुछ एडिसिव लगाया। क्या लगाया, एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब होता है कुछ लाइक चिपचिपा सब्सटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लू, ठीक है, ग्लू लगा दिया। ग्लू लगाने के बाद क्या होगा, जो भी फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, वो बाय चांस फ्लाई करते करते इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे, ठीक है, स्टिक हो जाएंगे, प्रॉपर मूव नहीं कर पाएंगे, वहीं पे अटैच होके वहीं पे मर जाएंगे। तो ये काम होता है स्टिकी बैंड्स का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्लिपरी बैंड। स्लिपरी यानी जो थोड़ा सा स्लिप करेगा, फिसलता हुआ, इसमें हम यूज़ करते हैं सेलोफेन का, ठीक है। एक तरह की प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक मटेरियल है सेलोफेन, उसका हम यूज़ करते हैं। ये हम जनरली यूज़ करेंगे अपने हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में। तो हॉर्टिकल्चर प्लांट्स का जो सपोज मैंगो का ट्री है, उसके ट्री के जो ट्रंक होता है उसमें हम सेलोफेन को लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो जितने भी क्रॉलिंग इंसेक्ट्स होते हैं, सपोज मिट्टी में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो क्या करेंगे, क्रॉल करके ऊपर आएंगे और ट्री का जो पत्ते होंगे बाद में उसको खा जाएंगे, उनको ख़राब कर देंगे। ट्री में जो भी पत्ता है, फ्रूट्स हैं, फूल हैं, जो भी लगा है हमारा इम्पोर्टेंट मटेरियल, उसको खा जाएंगे। लेकिन बीच में ये बैंड लग गया, तो बीच में बैंड लगने के कारण क्या होगा, जब इंसेक्ट क्रॉल करेगा तो ये बैंड में क्या करेगा, क्योंकि बैंड बहुत स्लिपरी है, इंसेक्ट भी क्या होगा, स्लिप करके नीचे ही गिर जाएगा, ऊपर ट्री टंग तक पहुंच नहीं पाएगा, ट्री की कैनोपी तक नहीं रीच कर पाएगा। तो ये कंसेप्ट है स्लिपरी बैंड्स का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीसी बैंड। ग्रीसी जो बैंड्स होते हैं वो अगेन थोड़े ग्रीसी होते हैं। यहाँ पे हम कुछ वेजिटेबल ऑयल्स, इस टाइप का मटेरियल यूज़ करते हैं। इसका ग्रीसी बैंड्स का जनरली हम यूज़ करते हैं मैंगो में
मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए, मैंगो मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए, या फिर जो विंगलेस इंसेक्ट्स होते हैं जिनके विंग्स नहीं होते, लाइक हमारे एफिड्स हो गए, ठीक है, तो विंगलेस इंसेक्ट्स हो गए, ये आंट्स हो गई, चींटी, उनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगेन यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, जो ट्री का ट्रंक होता है मैंगो में, यहाँ पे हम कुछ ट्रंक में ग्रीसी बैंड स्टिक कर देंगे, तो नीचे जितना भी हमारा मिलीबग होगा वो ऊपर रीच नहीं कर पाएगा, वहीं पे वो स्टिक, वहीं पे उसकी जो पॉपुलेशन है वहीं पे रिस्ट्रिक्ट रह जाएगी, ऊपर तक रीच नहीं हो पाएगा। तो मैंगो में याद रखना क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि मैंगो मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द ग्रीसी बैंड। या फिर सिंपल क्वेश्चन ये बनेगा कि ग्रीस बैंड मेथड का जब हम यूज़ करेंगे मैंगो में तो कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं, दैट इज़ मैंगो मिलीबग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट मेथड जो है हमारा, ये हमने ट्रैप्स को डिस्कस करा, मैकेनिकल ट्रैप्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ द यूज़ ऑफ रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी में हम यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स का। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी जिनकी बहुत हाई होती है, तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करेंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसीज कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं इनमें 2450 मेगा साइकिल्स रन करते हैं, 12.25 सेंटीमीटर की वेवलेंथ होगी, 940 वॉट का बल्ब, इसमें एनर्जी जो है पावर जनरेट होती है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या इफेक्ट क्रिएट होगा। जनरली हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, तो ध्यान रखना है जब भी हम हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करेंगे तब कैसा टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, लाइक कितना 170 से 187 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर अगर सेल्सियस में बोलें तो 76.6 से लेकर 86.1 डिग्री सेल्सियस। ये आप सिंपली रट नहीं सकते, आप इसको याद भी कर सकते हो। हमने ऊपर कन्वर्जन पढ़ा था कि डिग्री सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/9 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको डिग्री फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है -32। ये सिंपल फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आपको एक वैल्यू याद कर लो। सपोज आपने डिग्री सेल्सियस याद करा है 76.6 डिग्री, तो यहाँ पे आप ये वैल्यू रखो और फ़ारेनहाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख दो, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरह से सिंपल एक फॉर्मूला भी याद कर रख लो। तो फिलहाल यहाँ पे जो आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट में, वो इतना ध्यान रखना है कि इसमें हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स में हम जनरेट करेंगे हाई टेम्परेचर को। और यू ऑल नो कि जब भी हाई टेम्परेचर जनरेट होगा, तो जब हमने ऊपर टेम्परेचर वाला कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि हाई टेम्परेचर लाइक स्टरलाइजेशन टेम्परेचर, ब्लो लैम्प, सुपर हीटिंग, ये वाला टेम्परेचर में हम पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि इंसेक्ट जो थे उनकी जो स्टेजेस थी, हाइबरनेटिंग स्टेजेस, वो किल हो रही थी। तो अगेन हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके हम हाई टेम्परेचर को जनरेट करेंगे, और जितनी भी इंसेक्ट की हाइबरनेटिंग स्टेजेस होती हैं जनरली गोडाउन्स वगैरह में हम इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो गोडाउन्स वगैरह में हम इनका यूज़ करेंगे टू किल द ग्रेनरी वीवल्स एंड कन्फ्यूज फ्लावर बीटल विद इन 15 to 20 सेकेंड्स ओनली। मतलब जो हमारी ग्रेनरी वीवल है, फ्लावर बीटल्स रहते हैं जो स्टोरेज के टाइम पर अटैक करेंगे, उन वाले इंसेक्ट्स की जो हाइबरनेटिंग स्टेजेस होती हैं उनको हम ईजिली डिस्ट्रॉय कर देंगे बाय यूजिंग दिस हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। दूसरा जो रेडिएंट एनर्जी होती है, यानी जो रेडिएशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल गामा रेडिएशन बहुत ज़्यादा फेमस होता है, ठीक है। रेडिएशन में सबसे ज़्यादा फेमस रेडिएशन कौन सी है, गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन हो गई, या फिर कीमोस्टिमुलेंट्स हो गए, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड, ठीक है। तो गामा रेडिएशन, इन सब का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारे इंसेक्ट की जो मेल पॉपुलेशन है उसको स्टेराइल कर देंगे। क्या करेंगे, इंसेक्ट के जो मेल पार्ट्स होते हैं, जो मेल होते हैं इंसेक्ट में, उसको हम क्या करेंगे, स्टेराइल कर देंगे, ठीक है। स्टेराइल हो जाएंगे तो प्रॉपर वो मीटिंग में अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगी, प्रॉपर मीटिंग नहीं हो पाएगी, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो हमका यहाँ पे मेन टारगेट है कि मेल पॉपुलेशन को स्टेराइल बना देना। तो जनरली हम गामा रेडिएशन का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि जो मेल्स होते हैं वो स्टेराइल हो जाएं और प्रॉपरली उनका पॉपुलेशन फीमेल्स के साथ ना हो, तो वहीं पे उनकी पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्ट रहे। इसके अलावा नेक्स्ट जो एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे, उस कंसेप्ट का नाम है जेनेटिक कंट्रोल ऑफ पेस्ट। ये जो पूरा हमने मेथड पढ़ा है इसी का नाम है जेनेटिक कंट्रोल ऑफ पेस्ट। ये जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय E.F. निपलिंग। यहाँ पे के साइलेंट होता है। E.F. निपलिंग जो थे USA के साइंटिस्ट थे, बहुत जाने माने साइंटिस्ट हैं USA के। इन्होंने 1937 में कॉन्सेप्ट डेवलप करा है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है द कंसेप्ट ऑफ
जेनेटिक कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। तो जेनेटिक कंट्रोल इनका एक कॉन्सेप्ट इन्होंने डेवलप करा है, यहाँ पे लिखे लास्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। ये कॉन्सेप्ट था क्या बेसिकली, इसमें भी इन्होंने यही काम करा था कि इंसेक्ट की जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन होगी उसको स्टेराइल बनाना। तो इन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट करा था, इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट में इंसेक्ट ली थी दैट इज़ स्क्रू वॉर्म फ्लाई, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो स्क्रू वॉर्म फ्लाई आपको ध्यान रखना है। तो जो EF नैपलिंग थे साइंटिस्ट, इन्होंने क्या कहा था, स्क्रू वॉर्म फ्लाई का जो प्यूपा होते हैं, प्यूपा लिए थे इन्होंने, प्यूपा को कम्प्लीटली स्टेराइल कर दिया था, ठीक है। तो जब प्यूपा कम्प्लीटली स्टेराइल हो गए थे, स्पेशली मेल जो होते हैं, मेल को स्टेराइल करा था, तो इन्होंने मेल जब स्टेराइल हो गए, फिर उन वाले मेल्स को उन्होंने क्या करा था, एक बड़ी सी पॉपुलेशन में भेज दिया था। फिर बड़ी सी पॉपुलेशन में सेंड करने के बाद क्या हुआ था, सारे मेल स्टेराइल थे। तो जैसे जैसे इनको फीमेल्स मिलती थी, उनका कम्प्लीटली मीटिंग पॉसिबल हो नहीं पाती थी। तो इसलिए जो टेक्निक थी कि मेल्स को स्टेराइल करना है, ये टेक्निक सबसे पहले EP नेपलिंग ने डिस्कवर करी थी और इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया था जेनेटिक कंट्रोल ऑफ पेस्ट। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि कॉन्सेप्ट किसने दिया था और कब दिया था। तो कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट का कंसेप्ट दिया है EP नेपलिंग ने इन द ईयर 1937। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किस इंसेक्ट का यूज़ करा था, दैट इज स्क्रू वॉर्म फ्लाई की प्यूपा का यूज़ करा था। उनके जो मेल्स थे, उन मेल्स को स्टेराइल बनाया था। मेल्स को स्टेराइल बना के इनको क्या करा था, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करा था। तो ये मेथड था हमारा यूज़ ऑफ रेडिएशन, जिसमें हम गामा रेडिएशन का यूज़ कर रहे हैं और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेथड है यूज़ ऑफ ड्राई डाई। तो ये ड्राई डाई जो होता है बेसिकली ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट ये हमारा USA में और बाहर की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में यूज़ होता है। ये बेसिकली जो होता है एक तरह की जेल होता है, तो बहुत छोटा सा, बहुत ही फाइन महीन सा सिलिका जेल होता है जो कि पोरस होता है, इसमें छेद होते हैं, बहुत पोरस होता है। ये क्या करेगा, अगर हमने किसी भी जगह पे इसको रिलीज़ कर दिया तो इंसेक्ट की जो क्यूटिकल होती है, आपको पता होगा इंसेक्ट के सबसे बाहर एक स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन, जो कि क्यूटिकल होती है, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। क्यूटिकल जो होता है उसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है कि ये जो सिलिका होता है, ये सारा का सारा वाटर को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा, सारा का सारा जो पानी था क्यूटिकल का, ठीक है। तो क्यूटिकल के सारा मॉइस्चर, ये सारा पानी जो है, ये सिलिका जेल अपने अंदर सोख लेगा और क्यूटिकल का सारा पानी निकल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, क्यूटिकल का सारा पानी निकल जाएगा तो इंसेक्ट फेसिंग प्रॉब्लम, इंसेक्ट को उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को दिखेगी, अल्टीमेटली वो मर भी सकते हैं। और ये मेथड हम यूज़ करते हैं अपने गोडाउन्स वगैरह में, वेयर हाउस वगैरह में। नेक्स्ट मेथड है हमारा स्पाइक थ्रस्ट मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है स्पाइक थ्रस्ट मेथड। इस मेथड में एक्चुअली होता क्या है, जो इंसेक्ट बोरिंग करते हैं, यानी जो इंसेक्ट बोर करते हैं, बोरिंग इंसेक्ट्स जो होते हैं, बोर बनाते हैं, छेद बनाते हैं। जैसे सपोज हमारा ट्री है, सपोज ये हमारा कोई ट्री है, इसका जो तना होता है, ट्री ट्रंक, यहाँ पे कुछ इंसेक्ट क्या करेंगे, बोर करेंगे, छेद बना के उसके अंदर घुसेंगे। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, स्पाइक थ्रस्ट मेथड में जब इंसेक्ट बोर बना के अंदर जाता है, हम क्या करेंगे, बाहर से नेल लेंगे, नेल माने कील, कील को यहाँ पे स्टिक कर देंगे, कील ठोक देंगे ताकि वो अंदर ही अंदर क्या करे, मर जाए। तो इस मेथड को बोलते हैं स्पाइक थ्रस्ट मेथड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आयरन हुक्स मतलब वही कील जो होती है, नेल, आर यूज टू किल द वाइट ग्रब्स। यहाँ पे हम कंट्रोल करेंगे वाइट ग्रब्स एंड अडल्ट ऑफ राइनोसरस बीटल। राइनोसरस बीटल कहाँ पे अटैक करता है, हमारा कोकोनट पे। तो वाइट ग्रब और राइनोसरस बीटल का हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पाइक थ्रस्ट मेथड। दिस मेथड इज स्पाइक थ्रस्ट मेथड एंड ऑल्सो यूज फॉर शुगर केन स्टेम बोरर एंड मैंगो स्टेम बोरर, ठीक है। तो गन्ने में स्टेम बोरर लगता है, साथ में जो मैंगो स्टेम बोरर लगते हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं ये हमारा मैंगो है, मैंगो की ट्री की ट्रंक के अंदर हमारा मैंगो स्टेम बोरर जा रहा है। तो जैसे ही वो अंदर चला जाके बाहर से हम क्या करेंगे, कील लेके, एक नेल लेके एक वहाँ पे प्लेस कर देंगे अच्छे से। तो ये हमारा मेथड कहलाएगा स्पाइक थ्रस्ट मेथड। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड जो हमारा आते हैं लाइक सीविंग एंड विनोविंग। सीविंग एंड विनोविंग से हम क्या करेंगे, जो लाइट वेट इंसेक्ट्स होते हैं, जो उनका वज़न बहुत हल्का होता है, उनको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ
सिनेटिंग टैप्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बर्ड्स, ये डिफरेंट टाइप्स का टेप होता है, ठीक है। स्पेशली हम बर्ड्स भी अगेन हमारी कैसी कैटेगरी है, पेस्ट की कैटेगरी है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंटिलेटिंग टेप्स का। देन लास्ट वन इज़ बाय कीपिंग इंटेंस साउंड एंड शेकिंग द पेस्ट। बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की साउंड अगर हमने प्रोड्यूस करी, ये जो हमारे पेस्ट होते हैं उनको हमने शेक कर दिया। शेक लाइक हमारा सपोज़ कोई पेस्ट है, वो इस पत्ते में बैठा है, तो अपने पूरी पेड़ को थोड़ा सा शेक करा। तो पेड़ को शेक करने से कारण क्या होगा, वो हमारे जो उनके इंसेक्ट्स के जो एग्स होंगे या उनका प्यूपा होगा, लार्वा, वो नीचे फॉल डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड। तो ये सारे हमारे मैकेनिकल मेथड्स थे। एक बार हम इनको फटाफट से रिवाइज करेंगे सो दैट यू कैन ईजली लर्न ऑल दीज मेथड्स। Now we will revise the chapter with the help of these questions. Question 1 is, which insect vector is responsible for transmitting viral disease in tomato? यानी टमाटर में जो वायरल डिसीज़ होती है, जैसे मोज़ैक डिसीज़ वायरल डिसीज़ है। अब वायरल डिसीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए कुछ वेक्टर जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दैट वेक्टर आर जनरली इंसेक्ट। तो यहाँ पूछा गया है कि टमाटर में वायरल डिसीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा इंसेक्ट वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो होता है हमारा वाइट फ्लाई, साइंटिफिक नेम इज़ बिमीसिया टबैकी। होता क्या है, हमने एक मेथड पढ़ा था मैकेनिकल मेथड, दैट इज़ द यूज़ ऑफ नेट, ठीक है। जनरली हम चिलीज़ और टमाटोज़ जो होते हैं, हमारी मिर्ची और टमाटर में हम जनरली जो नर्सरी लगाते हैं उसमें हम नेट लगाते हैं। नेट का बेसिक पर्पस यही होता है लगाने का कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लाई करके अंदर ना आ जाएँ, ठीक है, बाहर ही रहें। तो इंसेक्ट अगर बाहर रहेंगे तो वायरल डिसीज़ भी हमारी ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगी। इसके अंदर हमने स्क्रीन और बैरियर्स भी पढ़े थे, जैसे अनार को हम कवर कर देते हैं बटर पेपर के साथ। तो अनार को जब हम बटर पेपर से कवर करते हैं, मेन टारगेट होता है टू कंट्रोल द अनार बटरफ्लाई। ऐसे ही हमारे जो सिट्रस होते हैं उसको हम बैम्बू बास्केट में पैक करते हैं टू कंट्रोल द अटैक ऑफ फ्रूट सकिंग मॉथ। और जो हमारा कोकोनट था उसके आसपास हम कैसे प्लांट लगा रहे थे, थॉर्नी प्लांट, तो थॉर्नी बुशेज हो गई जिसमें कांटे लगे होते हैं। ऐसे करने से हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल द अटैक ऑफ मंकी। तो ये हमारा मेथड था, यूज़ ऑफ नेट, स्क्रीन एंड बैरियर्स। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, साइमन कॉटन सीड हीटर यूज्ड अगेंस्ट विच पेस्ट। अब इसमें क्या होता है, साइमन कॉटन सीड हीटर है तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होगा। तो ऐसा देखा जाता है कि हाई टेम्परेचर पे इंसेक्ट की जो स्टेजेस होती हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, किल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, साइमन कॉटन सीड हीटर एक हीटर होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, कॉटन की सीड्स को लेकर आते हैं, उन पे हम हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस द हाई टेम्परेचर। कितने टाइम के लिए,
3 से 7 मिनट, ठीक है। 3 to 7 मिनट्स के लिए हम 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे और जितने भी सीड्स होते हैं वो सब अच्छे से प्रॉपरली हीट ट्रीट हो जाएंगे। लेकिन हम किस इंसेक्ट के लिए करते हैं? एंड द आंसर इज, जो इंसेक्ट हमारा कंट्रोल होता है इससे वो है हमारा पिंक बॉलवर्म, ठीक है। याद रखना है, पिंक बॉलवर्म साइंटिफिक नेम इज पिक्टिनोफोरा गॉसिपिएला। आगे चलते हैं क्वेश्चन 3, ग्रीस बैंड मेथड इन मैंगो प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अटैक ऑफ। मैंगो का जो ट्रंक होता है वहाँ पे हम ग्रीस बैंड लगा देंगे। ग्रीस बैंड लगाने के कारण हम कौन से इंसेक्ट को वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया है। तो ग्रीस बैंड मेथड में हम यूज़ करते हैं जनरली मैंगो में टू कंट्रोल मैंगो मिली बग, ठीक है। याद रखना, मैंगो मिली बग का हम अटैक को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो ग्रीस बैंड मेथड होता है वो हम और भी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंगो मिलीबग हो गया या विंगलेस इंसेक्ट हो गई या फिर हमारे आंट्स हो गए। ग्रीस बैंड के अलावा हमारे जो और टाइप्स के बैंड होते हैं हमने पढ़ा था, स्टिकी बैंड्स होते हैं, स्लिपरी बैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक तरह का मैकेनिकल, इसके अलावा मैकेनिकल ट्रैप्स हमने पढ़े थे, लाइट ट्रैप्स यूज़ कर सकते हैं, ब्लू क्लॉथ, फ्रूमॉन ट्रैप्स, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल ट्रैप्स। आगे क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। तो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आंसर इज, ये कॉन्सेप्ट जो है दिया था E.P. निपलिंग ने फ्रॉम USA इन द ईयर 1937 में। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक इंसेक्ट का यूज़ करा था, दैट इज स्क्रू वॉर्म फ्लाई। इसके जो प्यूपा होते हैं उनको, प्यूपा में जो मेल होते हैं उनको स्टेराइल कर दिया था विद द हेल्प ऑफ कोबाल्ट 60, ठीक है। मैं आपको बताना भूल गई थी, कोबाल्ट 60 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान स्क्रू वॉर्म फ्लाई के जितने भी प्यूपा थे उनको स्टेराइल करने के लिए कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करा था, ठीक है। तो एक जो मेल पॉपुलेशन थी वो स्टेराइल हो गई थी, तो उनका कॉपुलेशन या कह सकते हैं मीटिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी जो पॉपुलेशन थी वो रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, रुक गई थी। तो ये इस तरह से हमने कंट्रोल करा था। बाकी हम बात कर सकते हैं यूज़ ऑफ रेडिएंट एनर्जी में, जिसमें हमने हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स और गामा रेडिएशन का इस्तेमाल करके भी इंसेक्ट को कंट्रोल करा था। लास्ट क्वेश्चन 5 इज, विच रेडिएशन इज़ यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट। तो ये मैंने आपको आंसर बता ही दिया, कौन सी रेडिएशन इस्तेमाल होती है? गामा रेडिएशन, ठीक है। तो गामा रेडिएशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो ईजिली क्या करेंगी, वो इंसेक्ट के अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगी। और पेनिट्रेट होने के बाद गामा रेडिएशन का जो काम होता है वो क्या होता है, गामा रेडिएशन जब एक बार इंसेक्ट के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी तो इंसेक्ट को कैसे किल करती है? बाय चेंजिंग देयर डीएनए। यू ऑल नो, जो डीएनए होता है उसका कंपोजिशन चेंज कर देगी, तो डीएनए में म्यूटेशन हो जाएंगे और डीएनए डैमेज हो जाएगा, कह सकते हैं। म्यूटेशन तो नहीं, बट डैमेज बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है यहाँ पे। तो गामा रेडिएशन का मेन काम होता है कि डीएनए को ख़राब कर देंगी, तो इंसेक्ट के अंदर ये इतनी ज़्यादा गहराई में जाके पेनिट्रेट हो जाएंगी और उनके डीएनए को ख़राब कर देंगी, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ होना पॉसिबल है। तो ये हमारी कुछ मैकेनिकल मेथड्स थे जिनको हमने डिस्कस भी कर लिया, और विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस हमको सब कुछ एकदम क्लियर हो गया कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन सही लगा और किस पार्ट में आपको डाउट रह गया है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।